सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार शमशेर जी। मैं सभी इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपका भी वेलकम करता हूँ करियर पॉइंट महेंद्रगढ़ में। जी, क्या कहेंगे अभी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बच्चे फ्री हो गए हैं, कुछ जी। बच्चे खेल रहे हैं, कोई बच्चे आराम से मतलब अपने घर पर हैं, मोबाइल भी आजकल एक तो बैड हैबिट से हो जी, गई है। जी। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और अभिभावकगण के लिए भी क्या मैसेज रहेगा? देखिए शमशेर जी, आजकल अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या करना है आगे जाके लाइफ में, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। चाहे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो या पेरेंट्स के, कि हमें ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव क्लास है, उसके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा कि क्या आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उसी रिगार्डिंग आपको नॉलेज लेनी चाहिए, उससे संबंधित लोगों से मिलना चाहिए और उसी रिगार्डिंग आपको गाइडेंस लेनी चाहिए या काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए। बड़ी-बड़ी सिटीज़ में तो ऑब्वियसली काउंसलिंग सेशंस वगैरह सब अवेलेबल होते भी हैं। बट आपको उसी से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जो आपके लिए बेटर है, जो आपके इंटरेस्ट के लिए बेटर है, उस चीज़ के लिए आपको आगे ऑप्ट करना चाहिए। अभी जैसे एग्ज़ाम्स खत्म हुए, एग्ज़ाम्स जी। खत्म होने के पश्चात है ना बहुत सारे बच्चे जैसे फ्री तो हो ही गए, लेकिन हुँ। उसमें से एक स्पेशल जो एक क्लास है ना वो जो कक्षा है वो ज़्यादा फ्री हुई, वो है 10वीं कक्षा। जी। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है ना अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर 11वीं कक्षा जैसे शुरू होगी। जी। क्या कहेंगे इन विद्यार्थियों के लिए कि किस प्रकार से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें? जी, देखिए मैं 10th क्लास ना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 10th के एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी। सर वहाँ पे एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहता है और आगे आपने जो ऑप्ट करना है, स्पेशली इफ़ अगर आप साइंस बैकग्राउंड ऑप्ट करना चाहते हैं, आप अदर भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो एज़ पर योर इंटरेस्ट है। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, आपको उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। बिकॉज़ वहाँ तक जो 10th तक की जो स्टडी है ना सर, वो एंटायरली डिफरेंट है जी। और आने वाला जो टाइम है, उसमें एंटायरली डिफरेंट है। हुँ। सो अगर मैं बात करूँ 10th की, तो 10th तक आप देखिए क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग होती है। हुँ, हुँ। कि ये फॉर्मूला है और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आ जाएगा, या फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि इसको कर लीजिए या फिर आप ये पेपर कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँगे। वही रहता है 10th तक का। एक बहुत लिमिटेड सा सोर्स है, चैप्टर्स कम है, सिलेबस कम है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ना होता है। हुँ, हुँ। बट जब बात करते हैं आगे जेईई और नीट की, हुँ। तो यहाँ पे आप देखिए, सर लास्ट ईयर भी जेईई में आप देखिए 13 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हुँ। सही बात। नीट में भी 24 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया। बट अगर आप तरीके से देखें, तो कॉम्पिटिशन टॉप 1 लाख बच्चों में रहता है। हुँ। अदरवाइज़ नहीं होता सर, बाकी लोग खड़े रह रहते हैं और हुँ। वो मैदान में उतरते भी नहीं है सही तरीके से। हुँ। अब उसमें एक जो बड़ा डिफरेंस है, वो क्या क्रिएट करता है, उनकी अवेयरनेस। हुँ। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या अवेयरनेस है, वो कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है। आप उस के बिहाफ़ पे आप ऑप्ट करिए स्ट्रीम अपनी, उससे बिहाफ़ पे जो भी आपको नॉलेज है वो आप इकट्ठी करिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, आपका क्या एम है। बिकॉज़ इसमें 2 बड़े डिफरेंस हैं। मैंने बोला कि आपको क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग होती है 10th में, बट जब बात आती है साइंस की, इन 11th एंड 12th, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना होता है। कॉन्सेप्ट्स इतने सारे आ जाते हैं कि मैं अगर एक कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन भी करा दूं, तो भी गारंटी नहीं है कि जेईई एडवांस क्या पूछ लेगा, जी। उसी कंसेप्ट पे घुमा के पूछ लेगा। हुँ। तो उसी चीज़ को कैसे ट्विस्ट करके पूछते हैं, उसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो मेन ये है कि आपको कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग करनी होती है। ज़्यादातर बच्चे 11th में ही 4-5 महीने के बाद ही अपने आप को कॉम्पिटिशन से बाहर मान लेते हैं कि ये नहीं हो पाएगा हमसे। रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये लगता है कि जैसा बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे स्कोर आ रहे हैं, डेफ़िनेटली वो भी अच्छी बात है, बट जैसा बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर आ रहा है, वो ऐसे ही आएगा, हुँ, हुँ। इन जेईई एंड नीट जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी। बट होता एंटायरली डिफरेंट है, आपके टेस्ट होते हैं जेईई नीट के पैटर्न पे, तो मार्क्स कम आते हैं और हमारी जो अब तक की जो सोच रहती है बच्चे की 10th तक, हम मार्क्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं इंस्टेड ऑफ कि मुझे क्या लर्न करना है, क्या अच्छे से सीखना है। हुँ, हुँ। उस थिंकिंग बेस्ड एबिलिटी को डेवलप करना पड़ता है। तो जो 11th है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी होती है। हुँ। और आप देखिए जो अपना सिलेबस है जेईई मेंस और नीट का या एडवांस का, वो 11th और 12th दोनों पे बेस्ड है। तो वो हमें 11th को स्टार्टिंग से करना पड़ता है।
और यहाँ जैसे आप 9-10th की बात करें या कुछ भी जो स्टडी होती है कि आपने ये कंसेप्ट किया, ऐसे फॉर्मूला पुट किया, ये हो गया। बट यहाँ क्या है कि आपके पास प्रॉब्लम्स आएँगी और आपको टैकल करना पड़ेगा। ये यहाँ स्मूथ जर्नी नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो उसमें आपको टीचर्स की भी सपोर्ट चाहिए और आपको खुद भी मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि आप जिस चीज़ के लिए आपका एम है, आप सब कुछ करेंगे, आप सीखेंगे। तो उसमें उस बच्चे का योगदान इतना इम्पोर्टेंट है कि जो जो चल रहा है, उसमें या तो वो प्रॉब्लम्स जनरली जिन बच्चों की मैं बात बोल रहा हूँ, जो बाहर को मैदान में उतरते नहीं है, वो क्या देखते हैं? एक्सक्यूज़ कि ये हो गया, ये टफ हो गया या फिर ऐसा हो गया। वो किसी न किसी रीज़न से अपने आप को वो करते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहा है। जी। बट जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, वो जो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करते हैं, हेड ऑन जो होता है वो बिल्कुल उस पे वो करते हैं कि मुझे कैसे टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को मतलब उसको नहीं रिज़ॉल्व कर पा रहे, बट उसमें ये है कि ये जो जर्नी है, ये गिर-गिर के सीखने वाली है। तो सही कि बात है। आपको गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, फिर गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। 2 साल के लिए मोरल आपका बहुत हाई होना चाहिए। और जी ये आप देखिए 11th का जैसे 10th में बात करें, मैं सिंपल बात करूँ, अलजेब्रा का आपने टॉपिक पढ़ा और आप बाद में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ दिन एब्सेंट हुए चलेगा। अलजेब्रा नहीं आया तो ज्योमेट्री ऐसा नहीं है, कोई इंटरलिंक नहीं है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखिए फिजिक्स है, वो इतना इंटरलिंक्ड है सर, स्टार्टिंग से पूरा A to Z सिलेबस। अगर आप वो ऐसा है कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसका आप कोई एक फ्लोर गायब कर दीजिए बीच से, तो आप समझ सकते हैं बिल्डिंग के साथ क्या होने वाला है। हाँ, सही बात है। तो पूरा फिजिक्स ऐसा है, इसलिए बच्चों को फिजिक्स में सबसे वो ज्यादा कहते हैं ना कि मैथ्स में अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। हाँ जी तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी सही बात बात है। तो वो इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा है हाँ, यहाँ हाँ। पे, वो बच्चों को आनी चाहिए और अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना चाहिए। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, जेईई मेंस और नीट वाली। आपको लगातार 2 साल पढ़ना है रेगुलरिटी के साथ। उसमें ऐसा नहीं है कि आज मेरे कजिन की शादी है या फिर बर्थडे है और मैं 5-7 दिन के लिए एंजॉय करने चला गया। आप चले जाएंगे, बट वो जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं जो जनरली रहते हैं, वो आप फिर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जी। आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी उसमें। सही बात। तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है सर। तो अभी बच्चे तो जैसे ज्वाइन भी करना चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, स्कूल्स या कहीं पर पढ़ाई करें, मतलब अभी तो वेट ही कर रहे हैं बच्चे कि भाई हाँ, 10वीं का एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट आया नहीं है। देखिए डिसाइड तो कर लेना चाहिए। इनफैक्ट 10th के एग्जाम क्या, ये तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि बच्चे को क्या ऑप्ट करना है ना, ये तो पहले से डिसाइड होता है। तो वेट नहीं करना चाहिए, जो आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन लगे आप वहाँ जाइए, विजिट करिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए प्रॉपर, कैसे क्या कराने वाले हैं, आपको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लगे आप वहाँ पे जाइए और अब अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। जी, अभी जैसे आपने बताया कि डिसाइड तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स मान लीजिए लेट हैं या कुछ स्टूडेंट्स लेट हैं, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, स्ट्रीम्स का ही नहीं पता कि वे कौन से स्ट्रीम में जाना है, वो तो वहीं कंफ्यूज होकर खड़े हैं। तो हाउ कैन ए पर्सन चूज विच स्ट्रीम इज बेटर फॉर हिम और हर? स्ट्रीम्स तो सर एज पर देयर इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है, वो जिस टीचर के अंडर पढ़ रहा है, उनको उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। इंस्टेड कोई आपको बाहर वाला 2 मिनट के लिए बात करे और गाइड कर दे, है ना, कि वो बच्चा उस टीचर के पास है थ्रू आउट द ईयर, वो जानता है कि ये कैसे सोचता है, क्या इसके लिए ज्यादा चीज ठीक रहेगी। सही बात। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड की प्री डिसाइडेड हो। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये है तो यही होना चाहिए, चलिए, वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का अभी जिक्र आया, हाँ, पेरेंट्स का खास हाँ, तौर पर, तो अभिभावकों का किस प्रकार से रोल है कि उन्हें कौन से स्ट्रीम में जाना है, या फिर मान लीजिए नॉन मेडिकल में जाना है तो उन्हें आईआईटी करना है नहीं करना है, अगर मेडिकल में है तो उन्हें नीट करना है नहीं करना है? आप क्या मानते हैं इस समय एक अभिभावक गण की किस प्रकार की भूमिका है? सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो इक्वली इनरोल रहते हैं। जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो सिर्फ बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स को भी मेंटली उतना ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिकॉज मैंने बोला आपको कि ये स्मूथ जर्नी नहीं है, इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे उस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, फिर आपने बोला जी बच्चा आपका हो गया आप देखो, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली इनरोल होना पड़ेगा। ये एक टीम गेम है, ये एक सिस्टम के बारे में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है,
स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है उन दोनों के बारे, आपको भी उतना ही इन्वॉल्व, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा अगर 7 घंटे 8 घंटे किसी इंस्टीट्यूशन में रह रहा है तो बाकी के जो 16 घंटे हैं वो आपके पास है। वो हाँ सही बात है। आप एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि वो कैसे क्या कर रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपको साथ के साथ रेगुलरिटी रहनी चाहिए। आपका एक अच्छा मतलब बॉन्ड होना चाहिए किसी भी सिस्टम में जब जहां इन्वॉल्व कर रखा है आपने। आपका वो टीम वर्क में इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई फेस कर रहा है प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आप आके कन्वे करिए, है ना। जरूरी नहीं है ना कि ये उसको कोई प्रॉब्लम आई और साथ के साथ उस टीचर को उस पे नोटिस आया कि भाई ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही बात तो है। आप अगर उनके नोटिस में डाल देंगे तो बहुत अच्छी चीज है बच्चे के लिए, वो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं पाएगी। तो ये बेसिकली टीम वर्क है सर। और जो भी प्रिपरेशन करता है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनमें आपका इक्वली सपोर्ट उसको चाहिए। आप उस पे ये एक्सपेक्टेशन डाल देंगे कि जो 10th में आपके 95% आए हैं तो आपको जेई मींस अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 95% चाहिए हमें, तो वो तो साइकोलॉजिकली बहुत आ जाएगा अंडर उसके, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सही बात है। आप उससे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप भी उतना ही अवेयर होने चाहिए, है ना। अगर मान लो आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप उसके टीचर्स की हेल्प लीजिए, सही बात या जो भी उससे रिलेटेड है उस बारे में उनसे बात कीजिए, कैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सो उनका असर उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है उस चीज को ऑप्ट करवाने में। आप सिस्टम पे साथ साथ रेगुलर उस पे रहिए। आप ऐसा नहीं है कि फुली मतलब ब्लाइंड फेथ कर दें किसी पे कि जी यहाँ 10 बच्चे जा रहे हैं मैं 11वां भी यहीं भेज देता हूँ, ऐसा नहीं। वो आपका है, आप जाइए रेगुलरली देखिए क्या एक्टिविटी है क्या नहीं है, क्या प्रोग्रेस है, अगर डाउन है तो क्यों है, क्या हो रहा है, मुझे बच्चे को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, वो सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए सर। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब विशेष बात यहाँ पर करें कि पेरेंट्स जो हैं मान लीजिए एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन वो कई बार ओवर हो जाता है। और अभी जैसे प्रेशर की बात आई तो स्टडी प्रेशर इतना कर दिया जाता है कि बच्चा जो है ना आजकल तो मतलब सुसाइड तक के केस आने लग गए हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लेते हैं। तो इस स्टडी प्रेशर से कैसे बच्चे डील करें और पेरेंट्स को कितना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए? देखिए सर, मैं एक बात बोलता हूँ, अल्टीमेटली आपके लिए बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। आप उसकी मेंटल स्टेट को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझेगा, ठीक है। ठीक है, आपकी एक एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं जनरली ये भी है बात कि कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है वो प्रेशराइज कर रहे हैं या फिर वो बस ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा स्टेबल हो जाए, जी। कहीं भी अच्छाई का नाम आए तो मेरे बच्चे का नाम आए, वो बस इतना सा चाहते हैं। हाँ। बट उसमें कहीं ना कहीं वो ओवर हो जाता है कई बार। ओवर हो जाते हैं। और उस ओवर में क्या है, वो बच्चा कटने लगता है कि वो अपनी जो अंदर की बात है ना वो नहीं मतलब रख पाता है। अब यहाँ सर ज्यादातर आप देखिए, यहाँ जो अपना एजुकेशन सिस्टम है इसमें आप देखिए 10th में 90% 95% है, 90% है। वो बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, जेई का दे रहा है या नीट का दे रहा है, अब जेई में आप मानो उसके 120 नंबर आ गए, 150 नंबर आ गए, तो उसको आप परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत खराब स्कोर है। बट अल्टीमेटली ये देखेंगे कि एज पर एग्जाम देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं बच्चा ठीक कर रहा है, रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है। सही बात। तो वो आपको अवेयरनेस होनी जरूरी है, और किस सिचुएशन में कैसा उसको सपोर्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों से 5-10 मिनट भी बात कर लेते हैं, उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो आपको दिल खोल के सारी बातें बता दे, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिकॉज एक पेरेंट्स से बढ़िया, या भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, छोटे हैं, उनसे बढ़िया साथी कोई नहीं हो सकता। वो उसको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे, है ना। तो वो जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो बात रही पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स के आपस में, लेकिन अगर अब हम बात करें टीचर्स की, उनका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बच्चा तो उनके पास आता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो सजेस्ट करें स्टूडेंट्स किस प्रकार से उनसे मतलब कोऑर्डिनेट करें, और साथ में टीचर किस प्रकार से अपने सभी विद्यार्थियों का पढ़ाते हुए भला करते हुए उनका करियर बनवाएं। देखिए सर, अगर मैं खुद की बोलूँ, मेरा हमेशा एक नॉर्मल रहता है, जब बच्चा 11th में आता है मेरे पास फर्स्ट टाइम पढ़ने, तो जो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मेरा ऐसा रहता है, मैं पूरी क्लास में घूम घूम के एक एक बच्चे को देख देख के ऐसे करता हूँ ताकि वो उतना कंफर्टेबल हो जाए कि उसको अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो मेरे पास डायरेक्टली आ पाए। और वो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चों में क्या रहता है, जनरली वो आपके पास आ नहीं पाते। और प्रिपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए,
दैट मीन्स आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। जी। आप आजकल एक तो ये ऑनलाइन वाला आ गया है हाँ, कि सही बच्चा सीधा गूगल करेगा, आ गया जी आंसर। अब वो कोई भी अपलोड कर सकता है आंसर, हाँ, वो उसमें गलत कोई भी हो सकता है। ऑथेंटिसिटी नहीं है। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो आपके पास जब आपका टीचर बैठा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उसके पास डायरेक्टली जाओ। तो पहले तो उसको उस लेवल तक कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो बच्चा आपसे बेझिझक आके कह सके कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, इंस्टेड ऑफ डरे कि मैं सर बोलूंगा तो सर क्या बोल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और मैं हमेशा एक ही चीज मान के चलता हूँ, आज हम किसी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कल हमारे बच्चों को भी कोई पढ़ाएगा। सही बात है। ठीक है, तो हम अगर ईमानदारी से करेंगे तो भगवान देख रहा है, उनको भी ईमानदारी से ही पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। सही बात है। और सर मैं आपको बोलूं कि अगर ईमानदार टीचर टकरा जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं अगर खुद का एग्जांपल लूं, मेरे जो टीचर्स हैं ऑल इंडिया फेमस हैं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी अलग ब्रांड से और उस सब के, बट वो इतने फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया और मैं उनको भगवान मानता हूँ। आज भी कहीं मिलेंगे, मेरे हर टीचर्स डे पे हर जगह मेरे मैसेज आते हैं कि मैं जो भी हूँ मैं आप लोगों की बदौलत हूँ। जी जी जी। ठीक है, सो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो हमें प्रेरित करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही बात। वो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अच्छा गाइड वही कर सकते हैं, बिकॉज हमने सक्सेस से ज्यादा फेलियर का रेशियो देखा है। बिल्कुल सही बात है। और हमें पता है कि किस पॉइंट पे जाके किस बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो हमारे पास आ जाता है, हम इतने कामयाब हो जाते हैं कि बच्चा हमारे पास आ गया, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सही। वो बस बात ये है कि वो मैं मेरे पास बुला लूं, वो मेरे में होना चाहिए। टीचिंग तो देखो हम सभी सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी संस्थान के ले लीजिए, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग पढ़ा रहा है। जेई नीट में सेम सिलेबस आ रहा है, बट उसमें क्या है कि आप कैसे हो बच्चों के साथ, और बच्चा ईमानदारी से आपके पास आ पा रहा है, आप कामयाब हैं सर। बिल्कुल सही बात है। जी। तो अच्छा, ये जैसे अब टीचर्स की बात आ गई, एक ऐसा प्लेस जो कोचिंग सेंटर होता है या आजकल स्कूल्स हो गए, किस प्रकार से अभिभावकगण अपने बच्चे के लिए चुनाव करें कि दिस वन इज बेटर फॉर आवर चाइल्ड, ये कैसे फाइनलाइज करें? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप वहाँ विजिट करिए, उसका प्रोसेस देखिए कि वो क्या कैसे क्या कराने वाले हैं। बिकॉज आप देखिए जेई नीट का आजकल इतना ट्रेंड है कि आपको कोई भी हर जगह लिख देगा IIT जेई नीट कि हम यही पढ़ा रहे हैं, बट असल में कुछ ऐसा नहीं होता। तो आप सबसे पहले आप जाइए, विजिट करिए और उनकी प्रॉपर प्लानिंग देखिए। अगर आप उस चीज़ से संतुष्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए, और आपके जो रिलेटेड लोग हैं उनसे बात करिए, आपको वो अच्छा गाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि क्या प्लानिंग पार्ट है, क्या उनका प्रीवियस रिजल्ट्स है, कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं। पता चला बताया कुछ हुआ कुछ नहीं। हाँ सही बात है। सो वो सब देखना है आपको। मतलब जो भी है सब चीजें आपको माइंड में रखनी है। फिर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं इन बातों से, तो फिर आप डेफिनेटली उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब मान लीजिए बच्चे ने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर ली, अब रिसेंटली भी शायद एग्जाम है नीट वगैरह के, IIT किनके, तो एग्जाम तक चलते हैं कि उसने पढ़ाई कर ली, अब सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट रहती है या एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि उसमें किस तरह की उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करे, सेल्फ स्टडी करे, कोचिंग छोड़ दे, या कोचिंग में ज़्यादा घंटे बिताने लग जाए, या फिर एक बुक को 1 घंटा दे, या फिर अलग अलग बुक्स को टाइम डिवाइड करके पढ़ाए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि एग्जाम अच्छे से कर पाए और फाइनल तो एम वही है सिलेक्शन, वो सिलेक्शन गेन कर पाए? अभी तो सर ऐसा है कि जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और प्लस जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करके देखें। बिकॉज मैं सर जब बताता हूँ स्टार्टिंग में, जब हम बोलते हैं ना, जैसे 11th का बच्चा है, मैं उसको ऐसे गाइड करता हूँ कि जो आपकी DPPs हैं या आपका जो मटेरियल है, आप उसको सॉल्व करते हो थ्रू आउट, तो उसमें आप टिक कर लें जो फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं हुए। ठीक है, वो आपको सर्कल कर लीजिए। आप उनका डाउट पूछेंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। बट आप 20 दिन, महीने बाद या 2 महीने बाद उठा के देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपने सर्कल कर रखे हैं वो करने हैं। वो कर तो रहे हैं। एक तो कंटेंट कम हो गया जो आपको रिवाइज करना है, जी। प्लस उसमें से मैं ये बोलता हूं कि उसमें से ऐसा नहीं है कि आपसे सारे होंगे, बिकॉज वो उस टाइम डाउट थे, और वो अगर आपसे जितने भी हो गए वो आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। बस जो नहीं हुए फिर से वो देखने हैं। तो बेसिकली जब रिवीजन पीरियड होता है
तो भी मैं यही कहता हूं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करें बट सेलेक्टेड करें। वो सेलेक्टेड कौन से होंगे जो आपने थ्रू आउट देखा है कि ये मेरे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप उनको स्टार करिए। यही होता है अंडर प्रिपरेशन। बिल्कुल सही बात। तो वो आप स्टार करिए, वो कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे प्लस रिसेंट ईयर के 1-2 साल के आप क्वेश्चंस करेंगे, 2 साल के जो भी आपका चल रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे पूछा जा रहा है, या फिर ये मेरे प्रॉब्लम वाला फेज था, वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे, तो आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बनाने चाहिए। रही बात एग्जाम की, सर ड्यूरिंग एग्जाम देखिए 3 फेज हैं जी। जो पहला फेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जैसे मैंने खुद ने फेस किया है, वो जब मैं वो बताता हूँ, जब हम बैठते हैं एग्जाम में तो बहुत कुछ आता है माइंड में। एक तो बाहर की भीड़ देख के एग्जाम सेंटर की कि क्या चल रहा है, तो पहले जब हम पेपर में बैठते हैं और पेपर के मान लो 2-4 क्वेश्चन आ गए टफ, तो मेरे माइंड में आ जाता है कि मेरी 2 साल गई, बर्बाद हो गया सब कुछ जी, है ना। तो वो नहीं आना चाहिए। प्री थॉट जो होता है ना, प्री डिटरमाइंड करके हम जाते हैं एग्जाम में कि मुझे, अब बच्चों का सेट होता है ये कि मुझे इतने नंबर चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। वो क्या है, पेपर बेस्ड है। आप गए, आपने देखा पेपर कैसा है, पेपर टफ है, कोई बात नहीं, आप देखिए, सिलेक्ट करिए क्वेश्चंस को कौन कौन से अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आगे बढ़ते जाइए, फिर आपका धीरे धीरे स्कोर होता जाएगा। ठीक है, बट आप देखते ही कि आया पेपर टफ है, तो दैट मीन्स आप मेंटली कहीं ना कहीं पीछे चले गए कि नहीं ये टफ है, और आप आउट ऑफ कंपटीशन होने के चांसेस हैं यही, और ज्यादातर लोग हो जाते हैं। सही बात है। प्लस अगर पेपर आया इजी जी, तो हम सपने देखने लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हो चुका है, अच्छा, पहले ही आधे घंटे जल्दबाजी में, और फिर हम करते हैं और अटेम्प्ट कि ये तो कर ही दूंगा, मेरे तो इतने बन रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। तो वो जो माइंड पहले ही थॉट में आता है ना, वो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आप पेपर में काम रहिए जी, पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करिए। बिल्कुल। मिडल फेज सर बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह, इनिशियल जैसा चलता है, अगर सही संभाल जाएं तो फिर मिडल फेज में आप धीरे धीरे चलते रहिए, है ना। वो मिडल फेज में बच्चे को कभी नहीं पता चलता टाइम कहाँ गया, कभी भी नहीं पता चलेगा, वो गर्दन उठा के भी नहीं देखेगा। तो पहला आधा घंटा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला चलेगा स्मूथली। अगर आप जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे तो स्मूथली चलता है, उसमें बहुत कम चांसेस है कि आप जाएंगे अगर आपने पहला आधा घंटा टैकल कर। फिर आखिरी आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर टफ आया था तो आपके माइंड में ये है कि मेरा तो अटेम्प्ट कम हुआ, तो मैं करता हूं कुछ, और उसमें फिर आप ओवर अटेम्प्ट करते हैं। या पेपर इजी है तो लोगों के मेरे से ज्यादा आ सकते हैं, या मैं तो इसमें और अच्छा कर सकता हूँ, ओवर अटेम्प्ट वो नहीं करना है। तो स्टार्ट और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम तरीके से अगर हैंडल कर ले तो एग्जाम, मुझे लगता है कि बाकी तो सर देखो 2 साल की प्रिपरेशन है ना, वो उस पे तो ऑब्वियसली आपने कैसे प्रिपेयर किया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये चीजें अगर हम माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा जी। अच्छा, अब एग्जाम भी हो चुका है, अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट आता है, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा वो तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो बनना है बनेंगे, या मान लीजिए जिस कॉलेज में जाना है वहां पर जाना है वो जाएंगे। लेकिन बच्चे रिजल्ट आता है उसके बाद फांसी तक लगा लेते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, वो दोबारा रिट्राई करें, क्या करें वो? सर ये तो मतलब कहीं से कहीं तक सुटेबल नहीं है। देखिए आपने कुछ सीखा तो है एटलीस्ट, आपको क्या पर्सनली ये रियलाइज हो रहा है कि आपने मतलब जो आपने पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ा लिया है, आप ये रियलाइज कर रहे हैं, बहुत है ना। आप ट्राई देना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए, नहीं तो आप कॉलेज लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े संस्थान में जाके ही सबसे कामयाब इंसान बनते हैं, वो तो नहीं है। डेफिनेटली वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है, प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी मिल जाता है, ये सब रीजंस हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये तो सर बहुत गलत स्टेप है। आप अपनी फैमिली का सोचिए, उनके लिए आपसे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। सही बात है ना, आप प्रिपेयर कर रहे हो, और ये सारा गेम ना नॉलेज का है। अगर आप इस चीज से खुश नहीं है, आप देखिए कि आपने जो भी किया है उसमें आपको लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में ये सुधार हो, तो उस पॉजिटिव को देखिए। एग्जाम में ना बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आप 2 साल बहुत पढ़ रहे हैं, उस दिन आपकी तबीयत खराब है, आपका माइंड ठीक से काम नहीं किया, सही बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो इसमें कहीं से कहीं तक ये जज नहीं कर सकते हम कि आपको नहीं आता या फिर आप इस लायक नहीं है। आप सर, आप मैं किसी की भी देखूं, आप जेई का रिजल्ट उठाते हैं, मान लो जेई में आप सर 300 में से अगर परफेक्ट स्कोर देके 80-90 नंबर भी ले आते हैं तो आप आई थिंक 90 परसेंटाइल में आ जाते हैं, टॉप 90। 90-100 नंबर वो अलग अलग पेपर के हिसाब से होता है। अच्छा, तो मतलब 90% लोग बाहर हैं कंपटीशन से,
90% लोग मतलब कंपटीशन से बाहर हैं। इसका ये तो तो फिर मतलब हम नहीं है फांसी कि क्यों यार, लगाएं? हाँ सही मतलब ये बात तो है। है नहीं कि फिर आप आपने पढ़ा ही नहीं है, हाँ है हाँ। ना? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मान लो मेरा कोई सपना है, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं पहले से डिसाइड कर चुका था कि आइदर कि मैं रिसर्च में जाऊँगा या फिर मैं टीचिंग में जाऊँगा, हम्म। ठीक है? सो गाइडेंस पे बातें हैं, डिपेंड करता है, है हाँ, ना? सही बात है। आपको हो कैसी सकता है और गाइडेंस मिली है? एक बार एक अटेम्प्ट और दे, नहीं, रिट्राई मेरा करे। जो मेरा हाँ सपना है वो पूरा हाँ हुआ है कि हाँ मैं जिस संस्थान में नहीं पहुंच पाया उसमें मेरा स्टूडेंट है, हाँ, सही और वो बात है। इंडिया में सिर्फ 20 बच्चों को लेते हैं, हाँ हाँ, ऑल ओवर इंडिया 20 बच्चे लेते हैं, मेरा स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहा है, तो मेरे लिए इससे बेटर क्या सही बात है। है ना? तो तो सपने कैसे भी आप साकार कर सकते हैं, जो सपने देख रहे हैं आप, अगर वो कामयाब हो जाते हैं आपके अपने इस मेथड से, तो अवश्य ही मतलब अच्छी हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर नहीं भी हो पाते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है फांसी पर लटक के झूल जाना, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे डिसीजंस को ना लें। और अभिभावकगण से भी अनुरोध है कि वो भी बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, बाकी सही संस्था का चुनाव करें। और बहुत सारी बातें आज जो है ना, चेतन सर ने हमें यहाँ पर बताई, आप लोगों को बताई। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपने इतना सर जी। समय दिया। जी, थैंक यू। और इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें, इंटरव्यूज, कवरेज आपके लिए लाते रहेंगे। और सीखने सिखाने का ये जो सिलसिला हमने जो शुरू किया है, सिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।